हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। बच्चों, आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आरएमसी का मैथमेटिक्स कोर्स। तो मैं यहाँ पे आपको आरएमसी के जितने भी आपके पास मैथ्स में चैप्टर आते हैं वो सारे समझाने वाला हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है आरएमसी का पेपर जून में होगा। इस साल 2024 जून में आरएमसी का पेपर होने वाला है। तो मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे मूव करने वाले हैं। सिलेबस हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवाया था। यहाँ पे पहला चैप्टर जो आपके पास है वो है नंबर सिस्टम। ओके, अब नंबर सिस्टम को आप कैसे जानिएगा? नंबर सिस्टम बच्चों बेसिकली आपके पास वैरायटी ऑफ नंबर्स होते हैं। आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना होगा, आपने होल नंबर्स के बारे में सुना होगा, आपने इंटीजर्स के बारे में सुना होगा, आपने रेशनल नंबर्स के बारे में सुना होगा, फिर आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में सुना होगा। बेसिकली यही नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, फिर आपका डाउट होगा सर उनका क्या, इवन, प्राइम, ऑड, कंपोजिट। तो ये आपके बच्चों जो फैमिली है इवन, प्राइम, ऑड नंबर्स की, किसके अंदर आएगी? नेचुरल होल नंबर्स के अंदर आ जाएगी। इनको भी जानेंगे, लेकिन यहां पे सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम का कंसेप्ट कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इस फैमिली का सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर होता क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर जो जीरो से, जो वन से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब अगला सेट ऑफ नंबर आपके पास यहां पे आता है होल नंबर्स। क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी। व्हाई आई एम राइटिंग इन्फिनिटी? क्योंकि हमें लास्ट नंबर नहीं पता। अगर आप बोल रहे हो कि सर ये लास्ट नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, हमें पता है लास्ट नंबर ये हो सकता है, तो मैं उस पर वन ऐड करके नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन कर लूंगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेंज लिखी है इन्फिनिटी, जो हमें नहीं पता। अगला नंबर यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो है इंटीजर्स। अब आप इंटीजर्स को कैसे समझो बच्चों? तो इंटीजर्स को समझने के लिए मैं यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सेंटर पे यहां पे जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड पे जीरो के पॉजिटिव नंबर्स। तो सर इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स आपके पास वो नंबर्स हैं बच्चों जो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होंगे। तो हम डिफाइन कैसे करें? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। क्लियर हुआ? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज द इंटीजर्स। क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे, सर कौन सा नंबर बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा? क्लियर होगा? फिर से क्वेश्चन को सुनिए, -3 और -1 में कौन बड़ा होगा? 1 और 3 में कौन बड़ा होगा? तो अगर मैं पूछूं 1 और 3 में कौन बड़ा है तो आपका आंसर होगा 3। और अगर मैं पूछूं -3 और -1 में कौन बड़ा है तो आपका आंसर होगा -1। ऐसा क्यों बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स में बड़ा नंबर जो 3, बड़ा नंबर 3 आ रहा है, नेगेटिव नंबर में 3 छोटा नंबर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है नंबर लाइन में। ठीक है, नंबर लाइन में किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड पे जितने नंबर आते हैं वो सब बड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 के राइट हैंड साइड सारे ग्रेटर नंबर, और -3 के लेफ्ट हैंड साइड सारे स्मॉलर नंबर। तो -3 के लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? -4, -5, -6, ये सारे छोटे नंबर होंगे। -3 के राइट हैंड साइड क्या आएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे बड़े नंबर होंगे। और ये रूल हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होगा, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 2। लेफ्ट हैंड साइड छोटे नंबर, राइट हैंड साइड बड़े नंबर। क्लियर हुआ? अब
फोर्थ नंबर यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके पास, रेशनल नंबर बच्चों। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। क्लियर? जहां पे P और Q दोनों के दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में P और Q दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। P और Q दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। आगे बात करेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में डीप में। फिलहाल आप रेशनल नंबर्स को समझो। P अपन Q दोनों के दोनों इंटीजर्स, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नंबर डिफाइन नहीं होगा। 8 अपन 0 इज अनडिफाइंड, -2 अपन 0 इज अनडिफाइंड, इसीलिए वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसलिए कंडीशन दिया हुआ है Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो हाँ वो रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अब यहां पे एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। 1 अपॉन 3 7 अपॉन 11 8 अपॉन 15 -3 अपॉन 2 0 अपॉन 5। ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं? रेशनल नंबर्स लिखे हैं। क्लियर हो गया? अब इस पूरे नंबर सिस्टम को और दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी एक सेट ऑफ नंबर समझाना और बाकी इसमें जिसे आप कहते हो इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब इनको समझते हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहला नंबर है, होल नंबर दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर इंटीजर्स है, चौथा नंबर रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं बच्चों एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड और आई से कर सकते हो, रेशनल नंबर्स को हम करते हैं क्यू से। क्लियर हो गया? रेशनल नंबर्स को हम करते हैं इंडिकेट क्यू से। अब इसे समझ सकते हो बच्चों, नेचुरल नंबर फैमिली का, नंबर सिस्टम का मदर है। होल नंबर यहाँ पे इसका, सॉरी, नेचुरल नंबर्स को आप सोच सकते हो ये सन है, होल नंबर यहाँ पे मदर है, इंटीजर फादर है और रेशनल नंबर ग्रैंडफादर है। दैट्स मीन आप कह सकते हो जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, वो सबके सब रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए छोटा सा चार्ट याद रखिए वेन डायग्राम का। सबसे पहले आपके पास सन आएगा नेचुरल नंबर्स के बाद मदर आएगी होल नंबर्स, उसके बाद फादर आएंगे इंटीजर्स, के बाद ग्रैंडफादर आएंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसे नीचे से ऊपर को पढ़ रहा है, नीचे से ऊपर पढ़ते समय सारी कंडीशन ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिल्कुल राइट है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल राइट है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बिल्कुल राइट है। सिमिलरली ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, राइट। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर्स, राइट। लेकिन अगर ऊपर से नीचे को पढ़ोगे तो ये एब्सोल्युटली फॉल्स होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, रॉन्ग बच्चों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। दैट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, अगेन रॉन्ग, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। ऐसे में ऊपर से नीचे सारी कंडीशन फॉल्स, नीचे से ऊपर जाते समय सारी कंडीशन ट्रू। तो आप कह सकते हो 1 कैसा नंबर है? अगर मैं पूछूं अब 1 कैसा नंबर है, आप कहोगे सर 1 नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नंबर तो आपका रेशनल भी होता है, तो आप रेशनल भी कह सकते हो। ठीक है, 7 कैसा नंबर है? अगेन हम बोलोगे सर 7 तो होल भी है, नेचुरल भी है, इंटीजर्स भी है, लेकिन रेशनल भी है। अब जिनके मन में डाउट हो रहा है सर P अपन Q फॉर्म का है, तो 7 को मैं लिख सकता हूं 7/1। ठीक है, इन सारे फॉर्म्स को मैं P अपन Q कैसे बना सकता हूं? नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करके। क्लियर हुआ? तो ये चारों नंबर्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब अगला जो नंबर है यहां पे फिफ्थ, वो है बच्चों इरेशनल नंबर्स। फिफ्थ है इरेशनल नंबर, जो इस फैमिली को बिलोंग टोटली नहीं करता। क्लियर हो गया? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
रेशनल नंबर का अपोजिट। इस चीज को आप ऐसे समझिए बच्चों, अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लास को सब पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां पढ़ते हैं, ओके, 25 स्टूडेंट्स को मैं टोटल यहाँ पे पढ़ाता हूं, जिसमें से मेरे पास 15 गर्ल्स हैं, ठीक है, और मेरी क्लास में सिर्फ बॉयज और गर्ल्स ही पढ़ते हैं। तो 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, 15 गर्ल्स है, तो बताइए बॉयज कितने होंगे? ठीक है, 25 में से 15 गर्ल्स है, यानी जो बाकी बचे वो बॉयज ही तो होंगे। दैट विल बी 25 माइनस 15, दैट विल बी 10। तो यहाँ पे 15 गर्ल्स है, 10 बॉयज हो जाएंगे। 15 प्लस 10 25। सिमिलरली नंबर्स की अगर बात करें हम, तो दो ही टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब आपके मन में डाउट होगा सर नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब के सब तो रेशनल्स है ना, हमने यहाँ पे वेन डायग्राम में देखा। ठीक है, तो दो ही टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रेशनल्स एंड इरेशनल। तो इरेशनल्स क्या होते हैं? जो रेशनल नहीं वो इरेशनल। ठीक है, जो P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स है, Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन नंबर्स को आप क्या कहते हो? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, पाई, √11, √23। अब आपके मन में डाउट होगा सर इसे तो P अपन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? यहां पे डिनोमिनेटर में 1 लिख लो। तो बच्चों चलो इस कंडीशन में जाते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया आपने, अब डेफिनेशन को वेरीफाई करो। ठीक है, P अपन Q फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, Q तो इंटीजर है, लेकिन क्या P इंटीजर है? नहीं है बच्चों, P यहां पे इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यहां पे आपके पास √2 इंटीजर नहीं है, पाई इंटीजर नहीं है, √11 इंटीजर नहीं है, √23 इंटीजर नहीं है। ध्यान देना, ठीक है, इसलिए सबके सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर्स में हम सिर्फ सर्ड्स लेते हैं, इरेशनल नंबर्स में हम सिर्फ सर्ड्स लेते हैं, रूट वाला फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 29, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 15, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स आपके पास। ठीक है, दूसरा एग्जांपल √17/3, ये भी इरेशनल नंबर है। तो रूट वाले एग्जांपल, ठीक है, रूट वाले सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? इरेशनल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं √4 कैसा नंबर है, तो इसे इरेशनल मत कह देना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है, और 2 कैसा नंबर है आपके पास? नेचुरल। सारे नेचुरल नंबर रेशनल, तो 2 रेशनल है। क्लियर हो गया? √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल होगा। तो यहां पे समराइज करते हैं सबको, बेसिकली आपके पास दो ही टाइप्स के नंबर्स हैं, रेशनल और दूसरे इरेशनल। रेशनल्स में आपके पास क्या क्या आ जाता है? नेचुरल, होल और इंटीजर्स। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं। तो इन दोनों को हम कैटेगराइज करते हैं रियल नंबर्स के अंदर। बस बच्चों यही कंसेप्ट है आपके पास नंबर सिस्टम का। अब कुछ सेट ऑफ नंबर्स जिनमें आपको डाउट होगा, सर हमने तो इवन भी पढ़ा है, और भी पढ़ा है, प्राइम भी पढ़ा है, डेसिमल भी पढ़ा है, वो चीजें क्या है उनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेट ऑफ नंबर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, क्या होते हैं इवन नंबर? जिनका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, वंस डिजिट। जिनका 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो होते हैं इवन नंबर्स। या जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर। एग्जांपल 2, 2, 6, 7, 8, लास्ट डिजिट क्या है? 8, 28, 32, 4, 8, 5, 6, लास्ट डिजिट क्या है? 2, 4, 6, 8, और 0 में से एक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास? इवन नंबर्स। क्लियर? अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या जिनकी लास्ट डिजिट
1 3 5 7 9 हो। क्लियर हो गया? जिनकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो। एग्जाम्पल 1 3 9 2 1 कॉमा 2 6 3 5 कॉमा 5 2 8 9, ठीक है, कॉमा 3 1 1 7। देखो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 5 9 7, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। क्लियर हो गया? ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे बच्चों, इजी भी थे। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, प्राइम नंबर्स। बच्चों को यही पता नहीं होता प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं बच्चों जो आपके सिर्फ 1 की टेबल में और अपनी टेबल में आते हैं। वो सेट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स को आप प्राइम नंबर कहते हो जो अपनी और 1 की टेबल में आते हैं, यानी जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, दो ही नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा वो खुद जो नंबर है। तो यहां पर लिख सकता हूं नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब ये जितने भी नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे, ये सारे के सारे आप कैटेगराइज कर सकते हो होल, नेचुरल एंड इंटीजर्स के फॉर्म में। आप कह सकते हो सर ये सारे के सारे तो होल नंबर्स है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर्स भी है। तो ये उसी फैमिली का पार्ट है जो हमने अभी पहले पढ़ा था, लेकिन स्पेशल केसेस है, थोड़ा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अलग है, इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं। तो नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, उन्हें आप प्राइम नंबर्स कहते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड itself। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, 2 3 5 7 11 39 मत लिख देना, 17 अगेन 15 मत लिख देना, 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, चेक करो, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, सिमिलरली अप टू 19 का भी फैक्टर 1 एंड 19। ये सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आएंगे। अगर जिनको लगता है 9 प्राइम नंबर है तो 9 का फैक्टर बच्चों 1 और 9 के अलावा 3 भी होता है, ठीक है। तो हमें तो क्लियरली पता है नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो थे जिनके खाली 2 फैक्टर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट वो होते हैं बच्चों जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। दैट्स मीन 1 और वो नंबर खुद का फैक्टर तो होगा ही, उसके अलावा भी अगर कोई तीसरा उसका फैक्टर है तो वो टर्म किया जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब यहां पे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, फिर 6 8 9 10 12 14 15 16 चलता रहेगा, ठीक है। 4 का फैक्टर 1 और 4 तो है ही, साथ में 2 भी है कंपोजिट। 6 का फैक्टर 1 और 6 तो है ही, साथ में 2 और 3 भी है। 8 का फैक्टर 1 और 8 तो है ही, साथ में 2 और 4 भी है। 9 का फैक्टर 1 और 9 तो है ही, साथ में 3 भी है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर यहां पे क्या होते हैं, आपके टर्म किए जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। लेकिन ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है, आंसर होगा 4। मैथमेटिक्स में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में आता है, सर 1, 1 का क्या होगा? तो बच्चों क्या 1 का आपके पास 2 फैक्टर होते हैं? क्या 1 के पास 2 फैक्टर्स हैं? ऐसे समझो क्या 1 दो नंबर्स की टेबल में आता है? नहीं, 1 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। प्राइम नंबर के लिए तो आपके पास नंबर के 2 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। ओके, एक तो नंबर 1, दूसरा नंबर सर वो भी 1 के पास नहीं है। कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने जरूरी है। एक तो आपका नंबर 1 और नंबर एक्सेप्ट तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। ऐसा यहां पे भी नहीं है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। लेकिन 1 को आप क्या कह सकते हो? ऑड नंबर कह सकते हो। क्लियर है?
प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अब आपके पास नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, को प्राइम, जिसका जिक्र हमने किया था रेशनल नंबर्स में। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स बच्चों? को का मतलब होता है पेयर। अब वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख रहा हूं, पेयर्स ऑफ नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1, वो नंबर्स जिनका HCF 1 होगा। ओके, एग्जाम्पल, सारे प्राइम नंबर्स आपस में को प्राइम्स होते हैं। तो यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे दोनों के दोनों आपस, दोनों जो नंबर्स है मैंने पेयर्स में लिए हैं, को प्राइम्स हैं, और प्राइम नंबर्स भी हैं। अब क्या कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम्स हो सकते हैं बच्चों? आंसर है यस, हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी वो दोनों एक साथ 1 की टेबल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर्स लिख रहा हूं बच्चों, अब यहां पे 8 एंड 9, अगर बात करो 8 की तो कंपोजिट है, 9 की ये भी कंपोजिट है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। कैसे? अगर 8 का फैक्टर्स निकालोगे, टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का निकाल लोगे 3 इंटू 3, तो क्या दिख रहा है कॉमन? यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, इसीलिए ये को प्राइम है। अनदर सेट ऑफ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, 16, 25, 16 कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट है, लेकिन आपस में ये दोनों के दोनों को प्राइम है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो आई होप आपको को प्राइम का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंपोजिट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऑड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इवन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उससे पहले हमने सब पढ़े थे नंबर सिस्टम, जहां पे हमने जाना था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एंड देन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर, रेशनल एंड इरेशनल। तो यही सब है आपके पास बच्चों नंबर सिस्टम में। ओके, अगर आपको आरएमसी के लिए प्रिपेयर करना है तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बेस्ड होंगे नंबर सिस्टम में। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, 3 bells rings at intervals of 40, 60 and 120 seconds if they ring simultaneously at 9:11, यानी एक साथ वो रिंग करती है 9:11 पे। at what time will the next ring together, कितने बजे वो एक साथ बजेंगे, ठीक है, यानी एक साथ रिंग होंगे। अब बच्चों आप सोचोगे सर यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम तो पढ़ा था, नंबर सिस्टम हमने नंबर जाने थे, लेकिन नंबर सिस्टम का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों आपको ये चीज क्लियर कर देना है, नंबर सिस्टम था आपका कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है, क्या नंबर्स होते हैं, क्या थ्योरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उनकी एप्लीकेशंस में, क्योंकि आरएमसी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा हाई है इन कंपैरिजन टू अदर डिफेंस स्कूल्स, ठीक है, जो आपको सैनिक स्कूल देता है, आरएमएस देता है, उससे थोड़ा ऊपर है। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास बेस्ड है, आप सभी लोगों ने क्लास 6 या 7th में कंसेप्ट पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, उस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40, 60, 120 या फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 60, 120, तो आपको शायद टाइम नहीं लगता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया किस फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। तो उससे पहले जान लेते हैं बच्चों एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एल यहां पे स्टैंड करता है लीस्ट के लिए, या लोएस्ट कह सकते हो, सी कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालूं बच्चों 40, 60, 120 का, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल क्या, वो नंबर जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई मल्टीपल्स होंगे इनके, लेकिन कॉमन कौन सा होना चाहिए, सबसे छोटा वाला लेना है आपको। क्लियर हो गया। अगर बात करूं एचसीएफ की, ध्यान से देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कैसे समझोगे,
वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्या है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? क्या है? ठीक है, अगर आप बात करो सर 2, हाँ 2 है, 2 20 सा, 2 30 सा, 2 60 सा, लेकिन क्या ये बड़ा नंबर है? नहीं, ये तो 10 से भी डिविजिबल है, ये तो 10 से भी डिविजिबल है। 10 4 जा, 10 6 जा, 10 12 जा, तो हाईएस्ट क्या है बच्चों? 10 होगा, ना कि 2 होगा। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 4 से भी डिविजिबल है, 4 10 जा, 4 15 जा, एंड अगेन 4 30 जा, लेकिन हाईएस्ट 10 है, इसलिए इन तीनों नंबर का एचसीएफ 10 होगा। और इन तीनों नंबर का एलसीएम वो अभी हम जानेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे या एचसीएफ लगाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है जो बेल्स का इंटरवल है वो 40, 60 और 120 है। ठीक है, तो अगली बार जो बेल बजेगी ऑब्वियस सी बात है 9:11 में नीचे तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उससे ज्यादा ही टाइम पे बजेगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो जो टाइम होगा वो इन तीनों के लिए सेम होगा, यानी इन तीनों का वो मल्टीपल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच दो 80 सेकेंड्स के बाद, तो 40 का तो मल्टीपल है, लेकिन 60 और 120 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान में रखना है। वो पूछ रहा है कि कितने बजे बाद वो बेल दोबारा बजेगी, यानी वो जो बेल टाइम बजेगा वो टाइम इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो इन पे आएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका देखो बच्चों, कैसे निकालते हैं एलसीएम। आपको ये तीनों नंबर्स ऐसा बॉक्स बनाना है, ये तीनों नंबर्स आपको यहां लिखने हैं 40, 60 एंड 120। अब आपको रिमेंबर रखना है यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आएंगे वो लोएस्ट से हाईएस्ट को मूव करेंगे, लेकिन होने क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के अलावा कोई प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर्स के अलावा कोई और नंबर यहां पे नहीं आ सकता। कंपोजिट नंबर नहीं लिख सकते आप। अब आप सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है वो क्या है? 2। तो यहां पे 2 लिखोगे। अब यहां पे क्या आएंगे? इनके आपके डिविजन। 220 जा 40, 230 जा 60 एंड 260 जा 120। क्लियर हुआ? अगेन अब जो डिविजर आया है आपका, जो ये क्वेश्चन आया है आपके पास 20, 30, 60, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएंगे? ये नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके बन जाएंगे डिविडेंड। अब इन्हें डिवाइड करना है। अगेन सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों को या किसी एक को भी डिवाइड कर दे, इन तीनों को या किसी एक को भी, याद रखना छोटा लेना है, ठीक है, बड़ा नहीं लेना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगेन 2 आएगा। 2 10 20, 2 15 30 एंड 2 30 60। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? 15 यहां पे आ गया जो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10 आपका 2 से डिवाइड होता है, 30 भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहां पे अगेन मेरा रूल याद रखना, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है जो एक नंबर को या पूरे तीनों को नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एक नंबर तो हो ही रहा है 10, तो यहां पे अगेन 2 से करोगे, 2 5 10, लेकिन अब 15 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो इसे एज इट इज यहां पे लिख दोगे 15 एंड देन 2 15 30। अगेन वो छोटा प्राइम नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर, क्योंकि 2 वाला तो वो यहां पे दिख नहीं रहा, 3 होता है। ठीक है, तो 3 5 डिविजिबल नहीं होता, तो 5 लिखोगे। 3 5 15 एंड 3 5 15। अब अगेन अगला प्राइम नंबर 5। कब तक करोगे? जब तक यहां पे आपको पूरा 1 1 1 ना मिल जाए। क्लियर हुआ? ये मेथड है आपके पास एलसीएम निकालने का। क्लियर? अब ये जितने भी नंबर्स आए हैं यहाँ पे, इन्हें लिखना है यहाँ पे एलसीएम और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 5। कितना आ गया? 2 2 4 2 8 3 24 5 120। तो डेट्स मीन 120। क्या था टाइम पीरियड यहाँ पे? सेकंड। 120 सेकंड बाद, 120 सेकंड बाद ये तीनों घंटियां एक साथ दोबारा बजेंगी। अब चेक करो क्या 120 मल्टीपल है इन तीनों का? यस, 43 जा, ठीक है, 62 जा, 123 जा, 121 जा। अब समझो बच्चों इस कंसेप्ट को कैसे ये काम करेगा। 40 टाइम हो जाएगा तो बेल बचेगी, ठीक है, अगला 40 हो जाएगा तो दोबारा ये वाली बेल बचेगी, और अगला 40 हो जाएगा तो दोबारा ये बेल बचेगी। तब तक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स का। तो जैसी तीसरी 43 जा, देखो ऐसे समझो 43 जा 120,
ठीक है, जैसे ही तीसरी बार आएगा तो ये बजेगा। अब ये 60 पहले उसमें, फिर दूसरे में, जैसे दोबारा ये आएगा 120 ये बजेगा। ठीक है, देखो तीनों में, दोनों में टाइम सेम आ रहा है 120। अब इसका ये तो 120 सेकंड में ही बज रही है। क्लियर हो गया? तो जब 120 सेकंड हो जाएगा, ये 3 बार बज चुकी होगी, ये 2 बार और ये पहली बार बजेगी, लेकिन टाइम साइमल्टेनियसली होगा। ये तीनों एक साथ कब बजेंगी? 120 सेकंड बाद। क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया 9:11 के बाद कब बजेंगी, तो 120 सेकंड हमारे पास आंसर आया, तो 9:11 में। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? आपके पास मिनट्स में। डिवाइड कर दोगे 60 से, 6 2 12, यानी 2 मिनट बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। 9:11 पे आप 2 मिनट ऐड करोगे, 9:13 AM, यहां पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम का मेथड कैसे निकालते हैं बच्चों। एचसीएफ का क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो एचसीएफ का मेथड वहां पे सिखाऊंगा। अभी के लिए याद करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए। ऐसे कई नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको हाईएस्ट बता रहा है, उसका क्या मेथड होता है वो हम अपकमिंग क्वेश्चंस में सीखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन आपका बेस्ड है एलसीएम कंसेप्ट में, लेकिन यहां पे कौन सा फॉर्म है? रेशियो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रेशियो फॉर्म है। 3 numbers are in the ratio 3:5:7. If LCM of the number is 25200, what is the sum of the smallest and largest number? आपको बताना है सबसे छोटे नंबर का और सबसे बड़े नंबर का क्या सम है। सबसे छोटा नंबर तो 3 वाला ही होगा, सबसे बड़ा 7 वाला ही होगा। ठीक है, रेशियो फॉर्म है, तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या होगी, हमें निकालना है एलसीएम। तो यहां पे रेशियो का कंसेप्ट क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएंगे? 3x, ठीक है, 5x, 7x। अभी आपने एलसीएम समझा था बच्चों, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है कि इन तीनों नंबर का एलसीएम 25200 है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालू, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक और मेथड से समझू, ठीक है, 3x, 3 इंटू एक्स, 5x, प्राइम फैक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, 5 इंटू एक्स, 7x, 7 इंटू एक्स। अब x जो भी हो वो प्राइम फैक्टर फॉर्म में टूट सकता है, अगर नहीं टूटेगा तो x लिख देना, अगर टूटेगा तो तोड़ देना। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता। अब एक मेथड और क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो प्राइम नंबर, वो नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसे आप एक ही बार लिखोगे। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो एलसीएम इक्वल्स टू x इनटू, अब जो कॉमन नहीं आ रहे, जो कॉमन नहीं आ रहे प्राइम नंबर, उनको भी लिखोगे। तो कॉमन क्या नहीं आ रहा है? 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7, तो इनको भी एक एक बार लिखोगे, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्लियर हो गया? अगर यही फॉर्म आपको नंबर्स फॉर्म में दी होती जो पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो आप बॉक्स वाला मेथड यूज कर लेते। क्लियर है? ये है प्राइम फैक्टर फॉर्म 3 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स। क्लियर? अब एलसीएम देखते कितना आ जाएगा? 3 5 15, 7 105, एक्स यहां पे एलसीएम आ जाएगा। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 25200, तो x का वैल्यू 25200, 105। क्लियर है? x का वैल्यू 25200 इंटू 105, यहां पे आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहां पे सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो यहां पे इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं अगेन किस फॉर्म में? 52729, ठीक है। तो ये था एलसीएम 3 इंटू 5, तो 105 की जगह मैं इसे को फैक्टर फॉर्म में तोड़ लेता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 105 ही है, 3 इंटू 5 इंटू, ताकि मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाए। अब क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? 7 3 20, ऑफ कोर्स हो सकता है। 7 3 21, रिमाइंडर विल बी 4, 7 6 42, 3600। क्लियर हो गया? इसके बाद 3 1200 जाओ, उसके बाद 5 2 10, 240। क्लियर हो गया? x की वैल्यू आई 240। सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर 3x प्लस 7x, 10x,
ठीक है, यही तो है सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, 10x ही तो है। 7x प्लस 3x, 3x सबसे छोटा नंबर, 7x सबसे बड़ा नंबर, तो दैट विल बी अ 10। अब x की वैल्यू कितनी, 240। क्या ऑप्शन में 2400 है? यस है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन का। ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्यों? क्योंकि इस पे वेरिएबल आया था। ध्यान देना, अगर आपके पास प्राइम फैक्टर फॉर्म पूछा गया, वेरिएबल आ गया, तो एलसीएम आप ऐसे मत कर देना एक्स क्यूब, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। एक्स एक ही बार आएगा, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाया यहाँ पे। इस अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एलसीएम होगा प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स। एक्स मैंने एक ही बार क्यों लिखा, क्योंकि एक्स तीनों में कॉमन है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स आर ट्विन प्राइम्स। एक नया नंबर आया, ट्विन प्राइम्स। अगर आपको ट्विन की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ट्विन क्या होता है बच्चों? वो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनमें सिर्फ 2 ही का डिफरेंस है। ट्विन मतलब 2, ठीक है। चेक करो, 37 41 ये दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 2 का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 3,7 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 2 का डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ट्विन की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। 43,47 अगेन 2 का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 71 एंड 73 क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स है? यस, ये दोनों प्राइम नंबर्स है और 2 का डिफरेंस है, इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर्स है। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन, अनदर पेयर ऑफ नंबर बताओ जो ट्विन प्राइम्स होते हैं, तो ऑप्शन आंसर है 5 7। क्लियर हो गया? 11 ये भी ट्विन प्राइम्स है बच्चों। ऐसे कई नंबर्स होते हैं, तो अभी ध्यान रखियो इस ऑप्शन में क्या राइट होगा। 71, 73 क्या होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है, वो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो हमें पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोनों में से कौन से ऐसे पेयर बताओ जो दोनों इक्वल हो। तो ऐसे पेयर मतलब यहाँ पे तो कोई भी दोनों नंबर्स हमें इक्वल नहीं दिख रहा। तो हमें पता है रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म का भी एक कंसेप्ट होता है, जहां पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में या आपकी परफेक्ट को प्राइम फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पे मीन देखते हैं, 9/12 को मैं लिख सकता हूं 3 3 9, 3 4 12, यानी ये -3/4 है। सिमिलरली से लिख सकता हूं 4 2 8 एंड 4 3 12, ये 2/-3 है, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मूव करते हैं -7/29 और 3/-9 पे, तो ये आपके पास 1/3 -1/3 हो जाएगा। 7 1 7, 7 3 21, ये आपके पास, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा आपके पास -1/3। आई होप यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा बच्चों की कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, मूव करते हैं यहां पे, तो माइनस से माइनस आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। 8/14, यहां पे 2 4 8 एंड 2 7 14। क्लियर हो गया? 2 4 8 एंड 2 7 14, लेकिन 13/21 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में यहां पे आपके पास आ जाएगा 4 4 16 अपॉन 5 -4/5। सिमिलरली यहां पे 5 4 20 एंड 5 5 25, 4/-5। तो यहां पे दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्वल, तो हमें इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म -4/5 मिल रहा है, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 4/-5 मिल रहा है, इसका -1/3 -1/3, ये दोनों यहां पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर इक्वल, तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3।
आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है 1/4 और 1/3 के बीच में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आप इन दोनों का मीन फाइंड आउट कर लो। मीन कैसे निकालोगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर है? इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे बच्चों? 2 से। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एलसीएम लोगे 12 आएगा, फिर न्यूमरेटर में 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7/12 को डिवाइड कर दो 2 से। 7/12 अपॉन 2 दैट्स मीन 7/12 इंटू 2, 7/24 यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा। ये तो बच्चों आपके पास कॉमन सा मेथड था। इसका आंसर एक 7/24 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड अ रेशनल नंबर या फाइंड अ 5 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर इसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे करोगे? मेथड 1 क्या है बच्चों, या स्टेप 1 क्या है? मेथड 1 तो क्लियर हो गया आपको, जिसमें आपको क्या करना है, सिंपल दोनों नंबर्स को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 7/24 इसका आंसर आ रहा है। क्लियर? एक मेथड तो ये है। दूसरे मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द नंबर सेम। तो यहां पे डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के क्या है? 4 और 3, इन्हें सेम कर लेते हैं। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 12, तो वह ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 4 12, यहाँ पे भी 3 इंटू 4 करेंगे। तो अब नंबर्स किस पे कन्वर्ट हो चुके हैं? अब नंबर्स कन्वर्ट हो चुके हैं आपके 3/12 एंड 4/12 में। क्लियर हो बच्चों? अब नंबर कन्वर्ट हो चुके हैं 3/12 एंड 4/12। न्यूमरेटर हम डिनोमिनेटर हमने इनका सेम कर दिया है। अब आपको कितने नंबर्स इंसर्ट करने थे? एक। जितने इंसर्ट करने हैं उस पे एक ऐड कर कर आप मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्लियर है बच्चों? जितने नंबर इंसर्ट करने हैं, यहां पे एक करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 1 ना होता, यहां पे 3 होता, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से। 3 + 1 दैट्स 4। तो यहां पे भी 4 से, यहां पे भी 4 से। अब इसका फॉर्म क्या है बच्चों? 3 4 12 अपॉन 48, 4 4 16 अपॉन 48। क्लियर हुआ? ठीक है। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को इंक्रीज करते जाओगे, तो वो आपके पास 3 नंबर क्या क्या होंगे? 13/48, ओके, 14/48 एंड 15/48। यहां पे लिख सकते हो 13/48, 14/48 और लास्ट वाला 15/48। तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद जितने नंबर्स पूछे गए हैं उस पे एक ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 4 3 7 6 9। तो फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? जो नंबर का वैल्यू होता है, ठीक है। एंड प्लेस वैल्यू कौन सी पोजीशन पे प्लेस किया गया है। क्लियर है? तो यहां पे देखते हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू तो यहां पे आपके पास क्या होने वाली है? वंस, टेंस, 100। क्लियर हो गया? 100 पोजीशन पे आपके पास यहां पे 6 प्लेस है और यहां पे ये पोजीशन है, तो ये हो जाएगी 6 इंटू 100। क्लियर हो गया? दैट विल बी 600। जो भी नंबर आएगा यहां पे उसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों? जो गिवन नंबर प्लेस वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर 7 का प्लेस वैल्यू पूछा होता तो यहां पे लिखते हैं 1 10 100 7। ठीक, 7 में क्या आ रहा है? 1000। तो 7 इंटू 1000 आपको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 6 इंटू 100 आपके पास आ जाएगा 600। ये हो गई प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या है? +6। तो 606 इसका आंसर हो जाएगा। Find the largest 4-digit number which is exactly divisible by 47। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है क्या पूछा हुआ है? लार्जेस्ट 4-digit नंबर। अब आप वहां पे ऐसा नहीं कि आप वहां पे टेबल लिखने लगे, ओके, दैट विल बी द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आपको क्या ध्यान देखना है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर, 7 डिजिट का नंबर कितना होता है? 9। 9 को उतनी बार रिपीट कर लो। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? तो मैं 9 को यहां पे 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट कर ले, बस। अब इसे क्या करो? 47 से डिवाइड कर दो।
47 से डिवाइड कर दो तो 47 टू जा, हमें पता है, देखते हैं क्या पता 999 अगर इससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब 4 नाइन्स 9000 सॉरी इट्स 9999, अगर 47 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यही वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, रिमाइंडर बचता है, तब कैसे आंसर निकालोगे? रिमाइंडर 1 19 आया नीचे, अब आपको पता है 19 डिवाइड नहीं होता तो 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, अब इसे अगेन नीचे लाएंगे तो 47 4 that will be 4 7 28, okay, 4 7 28, carry over will be a 2, 4 4 16 and that will be a 188, 9 minus 8 9 minus 11। अब यहां पे हमारे पास 11 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, ठीक है, फिर से चेक कर लो 47 टू जा, ओ सॉरी बच्चों यहां पे गलत हो गया, 47 टू जा दैट विल बी अ 94, ओके, 9 माइनस 4 दैट विल बी अ 5 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 59, तो यहां पे इसे करेक्ट कर लेते हैं, 47 1 जा 47 आ जाएगा, 59 माइनस 47 आपके पास 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 4 दैट विल बी अगेन 1, ठीक है। अब ये वाला 9 भी नीचे आ जाएगा 129, क्या 47 की टेबल में 129 जाता है? 47 टू जा आपके पास होता है 94, 47 3 जा 3 7 जा 21 एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 141, नहीं 3 तो ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पे 2 से कर लेते हैं 94। अब यहां पर रिमाइंडर यहां पर लिख रहा हूं 9 माइनस 4 5, ओके, 12 माइनस 3 12 माइनस 9 दैट्स 3, 35 यहां पर रिमाइंडर बच रहा है। अब ध्यान देना बच्चों, हमारे पास जब हम 47 को 9999 ओके को 47 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा है 35। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस वैल्यू से मैं 35 को हटा दूं तो जो मेरे पास 4 डिजिट नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 47 से, क्योंकि इस 4 डिजिट को नंबर को डिवाइड करने के बाद मेरे पास 35 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 35 भी ना बचे तो इस नंबर से मैं क्या कर दूंगा 35 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो आंसर देखते हैं आपके पास कितना आएगा बच्चों, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, 9964, ठीक है। तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो यहां पे डिवाइड होगा 47 से वो है 9964 और यही मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। सिंपली डिवाइड करो, नंबर कुछ भी दे दे, यहाँ पे 57 दे दे, 37 दे दे, 88 दे दे, 5 डिजिट पूछ ले, 6 डिजिट पूछ ले, तो आपको उतने नाइन्स ऐड कर देना है। कंसेप्ट सेम रहेगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे? गिवन नंबर से। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे डन हुआ। ओके, अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, इसे मैं रफ कर लेता हूं। Sum of 5 consecutive even numbers A, B, C, D and E is 130. What is the product of A and B? तो यहां पे 5 consecutive even numbers है, A plus B plus C plus D plus, ठीक है, जिनका सम आपके पास 130 है, इक्वल्स टू यहां पे आपके पास 130 है। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये पूछ रहा है कि यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सबसे छोटा नंबर ए होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर ई होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? तो आपको पता है एक चीज क्लियर है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार एक के बाद एक आना, लेकिन ध्यान देना क्या है, ये इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो अगर आप पहला नंबर x ले लो, अगर आप पहला नंबर x ले लो तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? x पे 2 ऐड करोगे तभी तो इवन बनेगा। अब c का वैल्यू कितना हो जाएगा? x पे 4 ऐड करोगे या इस वाले नंबर पे 2 ऐड करोगे तो x प्लस 4। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 6 और e का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 8 इक्वल्स टू 130। क्लियर हुआ बच्चों? 2 क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे इवन बोला गया है। अगर कंसेक्यूटिव बोला होता तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अगर ऑड बोला होता तभी भी यही केस होता बच्चों, क्योंकि ऑड में भी 2 नंबर्स का डिफरेंस आता है, 1 3 5
7 9, सब पे 2 नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं वेरिएबल को एक साथ, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पे नंबर्स को एक साथ 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 इक्वल्स टू 130। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5x इक्वल्स टू 130/5, तो x इक्वल्स टू -20। ओके बच्चों, तो 5x इक्वल्स टू 110। ठीक है, ये 20 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 110, तो x का वैल्यू 110/5। x का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 22। क्लियर हुआ, x का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 22। अब यहां पे देखते हैं लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा। जब x सबसे छोटा नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास x + 8 है, e वाला, तो 20 + 8 आपके पास हो जाएगा 28। ठीक है बच्चों, सॉरी इट्स 22, सबसे छोटा नंबर 22 है, 22 + 8 आपके पास हो जाएगा 30। तो यहां पे करते हैं आंसर 22 × 30, क्या वैल्यू आएगा बच्चों, देखते हैं, दैट विल बी 660। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान देना है बच्चों कि आप यहां पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। के तो इस चीज को यहां पे आप ध्यान रख लेगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 660। एक बार चेक कर लो, दैट विल बी 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 and it will be 110। x का वैल्यू आएगा 110/5, दैट विल बी 22। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा हुआ है, तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा दैट विल बी 22, और लार्जेस्ट नंबर आपके पास हो जाएगा 22 + 8 30। आंसर आपके पास आ जाएगा 660। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 9th है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आरएमसी में मिलते हैं और मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिविजिबल रूल ऑफ 11 पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको बाकी नंबर्स के भी पता होने चाहिए। 2 का पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स 2 4 6 8 0 होता है। 3 का सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तब जाके नंबर आपका डिविजिबल होगा। 4 का लास्ट के नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं मिलाकर, एक नंबर जो बनाती है लास्ट 2 डिजिट्स मिलाकर, तो अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो 7 के लिए आप खुद डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स नंबर की जो भी नंबर बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, अगर लास्ट की 3 डिजिट फॉर एग्जांपल 512 आ रही है, 512 आ रही है, तो आप पूरा 512 को डिवाइड करो 8 से। अगर 8 से डिवाइड होता है तो यस, नंबर भी आपके पास 8 से क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा, और 512 आपका 8 से डिविजिबल होता है। 9 के लिए अगर सम ऑफ डिजिट्स अगेन 9 से डिविजिबल है नंबर की, तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए यूनिट डिजिट 0। 11 के लिए, तो यहां पे मैं 11 का केस लेके आपको समझाता हूं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो सम ऑफ डिजिट्स है आपके पास इवन और ऑड प्लेसेस में, या डिफरेंट, सॉरी नॉट सम, आपको क्या करना है, पहले इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम करना है, फिर ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम करना है। उसके बाद देखना है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। इन केस 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो क्या वो मल्टीपल है 11 का। अगर वो मल्टीपल है 11 का तो यस, नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो नंबर कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं यहां पे इवन प्लेसेस वालों को या ऑड प्लेसेस वालों को अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, डॉट बना रहा हूं उनके ऊपर। 1 ऑड प्लेस पे आ रहा है, 3 ऑड प्लेस पे आ रहा है, 5 ऑड प्लेस पे आ रहा है, 7 ऑड प्लेस पे आ रहा है। ऑड प्लेस मतलब मैंने यहां से नंबर को नंबरिंग करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो जो नंबर ऑड पोजीशन पे आ रहे हैं उनको एक साथ लिखूंगा, और जो जो इवन पे आ रहे हैं उन्हें एक साथ लिखूंगा। तो ऑड पोजीशन पे यहां पे नंबर आ रहे हैं 1 + 3 + 5 + 7। क्लियर हुआ बच्चों, ऑड पोजीशन पे यहां पे नंबर आ रहे हैं 1 3 5 और 7, और इनकी पोजीशन भी यही है 1 3 5 और 7।
क्लियर हो गया बच्चों? इन्हें ऐड करो, 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16। अब मूव करते हैं इवन प्लेसेस वाले नंबर्स पे। तो इवन प्लेसेस पे नंबर आ रहे हैं 2 + 4 + 6 + 4। क्लियर हो गया? तो 2 + 4 6 + 6 12 + 4 16। तो यहां पे वो डिजिट्स जो इवन प्लेसेस पे थी और वो डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पे थी, उनका सम 16 16 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 16, जो सम्स इवन प्लेसेस पे आई हैं और जो सम ऑड प्लेसेस पे आ रहा है। क्या ये 0 मिल रहा है? यस, ये 0 मिल रहा है। अगर ये 0 है तो गिवन नंबर हमारे पास किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो ये कंसेप्ट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें। यह क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका कंसेप्ट यहां पे इंटरेस्टिंग है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 9999 so that the number is exactly divisible by 347। यानी अभी ये 347 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं 9999 डिवाइड करते हैं 347 से। तो 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहां पे 2 लिख लेता हूं। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, कैरी ओवर 1 था, 9 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। सो 9 - 4 5, 9 - 9 0 और 9 - 6 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? 305 आपके पास यहां पर रिमाइंडर आ गया। चेक कर लो, 347 इंटू 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8 1, ठीक है, 694। 9 - 4 5, 9 - 9 0, 9 - 3 6, दैट विल बी 3। अब इस 9 को नीचे लाओ। अब आपको 347 से डिवाइड करना है 3059 को, ठीक है। तो यहां पे 6 टाइम जाएगा, नहीं 7, 8 नहीं, 8 ज्यादा हो जाएगा। 7 टाइम्स देख लेते हैं, 7 टाइम्स क्या वैल्यू मिल रहा है। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4, दैट विल बी नहीं 8 टाइम्स चला जाएगा। देखते हैं 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा आपके पास अगेन 320 27, 9 टाइम्स जा सकता है। 9 3 ज़ा 27, नहीं 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम्स जा सकता है। 8 7 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 37, 8 3 ज़ा 24, 2 7 7 6। एक बार चेक कर लो, 8 7 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 37, 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 8 और यहां पे नंबर लिख लेता हूं 2776। 9 - 6 आपके पास कितना हुआ बच्चों? 3। 15 - 7 8, ओके। यहां पे 9 - 7 2 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हमने क्वेश्चन किया। अब ये 283 क्या आया? रिमाइंडर आया है। अगर पूछा जाता कि कितना सब्ट्रैक्ट करें कि नंबर आपका डिवाइड हो जाए 347 से, तो आंसर होता 283 जो रिमाइंडर है। लेकिन यहां पे बोला गया कितना ऐड करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गिवन नंबर पे आप कितना ऐड करो, तो जो भी आपके पास डिविजर आएगा बच्चों, डिविजर है, और जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हमेशा याद रखना, रिमाइंडर कभी भी डिविजर से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर डिविजर से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो एक बार और डिवाइड हो सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यहां पे ये रिमाइंडर आ गया है 283, तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐड करो, तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास आंसर होगा। 347 माइनस 283, 7 माइनस 3 4, 14 माइनस 8 6, 64 वो वैल्यू है जो आप 9999 पे ऐड करोगे और आपके पास जो नंबर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा 347 से। क्लियर हुआ बच्चों? तो आप चेक करके देख सकते हो, आप 9999 पे 64 का ऐड करो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 347 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगी बच्चों? डिविजिबल हो जाएगी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मी जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 29, एक ज्यादा। क्लियर हो गया?
तो यहां पे चेक करके आप देख लेना, प्रोसीजर यही हैगा इस क्वेश्चन का। अगर नंबर ऐड करना है तो रिमाइंडर निकालिए और डिवीजन से सबट्रैक्ट कर लीजिए। अगर नंबर सबट्रैक्ट करने के लिए पूछ रहा है तो रिमाइंडर ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब द सम ऑफ 5 consecutive नंबर, अभी हमने क्वेश्चन देखा था बच्चों यहां पे इवन नंबर का केस। ओके, अभी हमने क्वेश्चन देखा था यहां पे इवन नंबर का केस, और अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे कितने नंबर्स दिए? 5। तो अगर मैं पहला x ले लूं, अगर मैं पहला x ले लूं तो दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3 और पांचवा x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना बता रहा है बच्चों? यहां पे 170 के बराबर बता रहा है। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, सम ऑफ 5 consecutive नंबर्स, ठीक है, या सम ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स, या सम ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर्स, तो आपको एक ट्रिक का यहां पे यूज करना है बच्चों, जो आपकी क्वेश्चन को और इजी बना लेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जितना यहां पे नंबर दिया हुआ है, अगर ऑड दिया हुआ है तब तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। 5 लाइक 7 लाइक 9 11, अगर सम ऑफ 5 पूछा है, 3 पूछा है, 11 पूछा है, 13 पूछा है, तो जितना भी सम दिया है उसे आप 5 से डिवाइड कर लो, कितना वैल्यू आ जाएगा? हमें पता है, एवरेज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 5 3 15 और आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा 34। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 34 है यहां पे, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 3 15, यहां पर रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 4 20। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये वैल्यू मिडिल मोस्ट होगी। तो ये 34 है। क्लियर हो गया? तो ये कितनी होगी? 33। ये कितनी होगी? क्योंकि कंसेक्यूटिव है, दैट विल बी अ 32। ये कितना होगा? दैट विल बी अ 35। ये कितना होगा? 36। तो आपसे आंसर पूछा है 32 इंटू 36 का। ठीक है, यही तो पूछा है। What is the product of the largest and the smallest number? क्लियर हुआ? ये मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का। अगर एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, एवरेज निकालना है, ऑड नंबर दिया होना चाहिए, 5 7 11, एवरेज निकालिए, जो भी वैल्यू आएगी वो मिडिल मोस्ट नंबर की हो जाएगी। तो यहां पे मिडिल मोस्ट नंबर x प्लस 2, तो x प्लस 2 का वैल्यू 34, उसके बाद 35 36, देन 33 32। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा गया 32 इंटू 36, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 32 इंटू 36 को, 6 2 12, 6 3 18, 192, 3 2 6, 3 3 9, तो 2 10 1152 यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से x का वैल्यू 32 ही मिलेगा। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, 5x, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, तो 5x इक्वल्स टू 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 170 एंड 5x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 160 अपॉन 5 एंड दैट विल बी 32। देखो यही वैल्यू आया। तो आई होप आपको यहां पर ट्रिक क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। आपके पास जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे पढ़ते हैं। अ नंबर हैज 2 डिजिट्स, एक नंबर है जिसके पास आपके 2 डिजिट्स हैं। अब आपको पता है डिजिट्स ऑफ अ नंबर्स कैसे होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास एक नंबर मैं दे दूं 25, तो 25 में 2 डिजिट्स है, तो यहां पे जो राइट मोस्ट डिजिट है 5, ये कैसा डिजिट है? यूनिट डिजिट है। 2 कैसा डिजिट है? टेंस डिजिट है। तो 2 डिजिट से ही आपका नंबर बनता है, जिसमें एक यूनिट होती है, एक टेंस होती है। आप यूनिट डिजिट को वंस डिजिट भी कहते हो। तो इस पे हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहां पे दिया गया है हमें, अ नंबर हैज 2 डिजिट्स where sum is 9, if 27 is added to the number, its digits gets interchange, find the number। तो let the यहां पे कर रहा हूं बच्चों इस क्वेश्चन को, यूनिट डिजिट यहां पे लिख लो, let the tens digit x and unit digit भी y। आपके पास टेंस डिजिट मैंने x ले लिया, यूनिट डिजिट y ले लिया। अब नंबर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यहां पे मैं नंबर फ्रेम कर रहा हूं 56, ठीक है, यहां पे मैं नंबर फ्रेम कर रहा हूं 56। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आ गया, यहां पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, ओके, अगर ये एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आपको देखना है वो कौन सा ऑप्शन है यहां पे आपके पास गिवन जिसमें सम ऑफ डिजिट आपके पास 9 आ रहा है। अगर ऐसा आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, तो आप पहले उसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो आपका आंसर हो सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 नंबर ऐसे मिल जाते हैं जहां पे सम ऑफ डिजिट आपको 9 मिल रहा है, फिर चेक करो रिवर्स नंबर को, ठीक है, रिवर्स नंबर क्या, जैसे आपको 63 मिल गया तो रिवर्स नंबर क्या होता है 36। तो चेक करो क्या पुराने नंबर पे ऐड करने पे आपको डिफरेंस, पुराने नंबर पे ऐड करने पे या पुराने नंबर से सबट्रैक्ट करने पे क्या आपको डिफरेंस 27 मिल रहा है, या दोनों का डिफरेंस अगर 27 मिल रहा है, ठीक है, अगर मिल रहा है तो वो आपका आंसर हो सकता है। देखो कैसे यहां पे पूछा गया है, where sum is 9, if 27 is added to the number its digits gets interchanged। अगर 27 ऐड कर रहे हो नंबर पे तो डिजिट्स क्या हो जा रही हैं, इंटरचेंज हो जा रही हैं, ठीक है। जो 6 था वो आपके पास क्या बन जा रहा है, 1 डिजिट, और जो 1 डिजिट है आपके पास वो 10 डिजिट बन जा रही है। ऐसा केस हो सकता है, ठीक है। अब रिवर्स में आपको नंबर छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इंटरचेंज करने पे डिफरेंस जो दोनों नंबर का आएगा वो 27 आएगा। तो ऐसा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पे बनाएंगे कैसे, यहां पे सम क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है, ये पहले इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं 56 कोई नंबर है, इस नंबर को आप एक्सपैंडेबल फॉर्म में लिखो, तो आपको पता है 1 डिजिट 6 है, 10 डिजिट 5 है, तो 10 डिजिट से मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 डिजिट से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे मैंने 10 डिजिट क्या लिया है, x, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू x प्लस 1 इंटू वाई, दैट्स 10x प्लस वाई। क्लियर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अगर आप 27 ऐड कर रहे हो इस नंबर पे, ठीक है, ऐड करते हैं 27 को, 10x प्लस वाई प्लस 27, तो वो कह रहा है जो ये नंबर 56 है, एज्यूम करो नंबर 56 वो 65 बन जा रहा है। तो 65 कब बनेगा, जब ये 1 डिजिट यानी 6 आपके पास 10 डिजिट बन जाएगी और यहां की 10 डिजिट आपके पास 1 डिजिट बन जाएगी, यही तो कंसेप्ट रहेगा। तो दैट्स मीन ये नंबर रिवर्स कब होगा, जब आपके पास 1 डिजिट 10 डिजिट बन जाएगी एंड 10 डिजिट आपके पास 1 डिजिट बन जाएगी। बस ये रिवर्स नंबर हो गया, 10x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल टू 10y प्लस x। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक काम करते हैं, 10x प्लस वाई को ट्रांसपोज कर लेते हैं हम कहां पे, यहां पे राइट हैंड साइड। तो 27 इक्वल्स टू 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई। क्लियर हो गया। तो 27 इक्वल्स टू 10y माइनस वाई आपके पास होगा 9y, x माइनस 10x आपके पास होगा 9x। तो 27 इक्वल्स टू y, आप 9 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स, ठीक है, 9 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पे वैल्यू आएगी y माइनस एक्स। अब 9 को ट्रांसपोज कर लो कहां पे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक और इक्वेशन आ गई 3 इक्वल्स टू, क्योंकि 27 अपॉन 9 3 हो जाएगा y माइनस एक्स। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, y माइनस एक्स। तो एक तो आपके पास आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरा आपके पास आया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। सो x प्लस y माइनस एक्स, तो y से y आप सॉरी x से x आपका एलिमिनेट हो जाएगा, x माइनस एक्स एडिंग में 0 देगा, y प्लस y आपको 2y मिल गया इक्वल्स टू, ठीक है, एडिंग करने पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 6। क्लियर हुआ। y की वैल्यू यानी जो 1 डिजिट है बच्चों आपके पास वो 6 है, यानी 1 डिजिट आपके पास 6 हो गई, ये आपके पास 6 है। तो 10 डिजिट कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई आपके पास 9 के बराबर 3। अब नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नंबर आ जाएगा आपके पास 36। 10 इंटू 3 प्लस वाई, दैट्स मीन 10 3 is 30 प्लस 1 इंटू 6 36। 27 ऐड करो, 36 में अगर आप 27 ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63, रिवर्स नंबर। क्लियर हुआ। अब बच्चों ये सारा मेथड था समझने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया
और आपको सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन देके इस क्वेश्चन को करना है। आपको ऑप्शन में 36 को ढूंढना है। 36 का सम देखो, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 3 + 6 9। रिवर्स करो नंबर को, आपके पास 63 बनता है। तो 36 में कितना ऐड करोगे, 63 बन जाएगा 27। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, तो यही आपके पास आंसर होगा। वहां पे आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, वहां पे आपको 63 भी ऑप्शन मिल सकता है। ध्यान देना, 36 भी ऑप्शन में मिलेगा और 63 भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि नंबर क्या है। ये रिवर्स नंबर है बच्चों, ठीक है। तो आप कहोगे सर 36 राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसमें 27 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर मिलेगा। ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे 36 और 63। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन की राइट आंसर क्या है, आपको आंसर निकालना होगा। तो ये मेथड नहीं करना है आपको, ये आपका कंसेप्चुअल मेथड है। आपको ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करना है। चेक करो, 3 + 6 9, यहां पे भी 6 + 3 9। अब ये देखो कि किस नंबर पे 27 ऐड करने पे मुझे रिवर्स नंबर मिलता है, इसी पे मिलेगा बच्चों। इसमें ऐड करोगे तो आपको रिवर्स नंबर ही नहीं मिलेगा, तो ये एलिमिनेट, ये राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट वन है बच्चों, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव 3 एज अ रिमाइंडर। अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंसेप्ट के थ्रू इसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में मिलता है और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए कहते हैं, तो बच्चों सॉल्यूशन ये आपके सामने था, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। अब मूव करते हैं 13 क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज रिमाइंडर। कोई नंबर है जिसे आप 5 से डिवाइड करते हो, ये नंबर हो गया, ठीक है। हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, इसे 5 से डिवाइड करते हो, आपके पास ये रिमाइंडर 3 आ जाता है। अब ये नंबर क्या होगा, डिविडेंड होगा, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। ये डिवाइड करने में कुछ क्वेश्चन तो दे रहा होगा। अगर मैं उस क्वेश्चन को एज्यूम कर दूं ए, अगर हम उस क्वेश्चन को एज्यूम कर दें ए, लेट बी द क्वेश्चन हियर, ठीक है। हमने ए को यहां पे क्वेश्चन मान लिया, तो आपके पास ये नंबर है 3, ठीक है, ये नंबर है 3, रिमाइंडर आ रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं नंबर बताइए मुझे क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 × a + 3 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर से चेक करते हैं एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे लेट्स अज्यूम दैट 26 कोई नंबर है, 5 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर 5 4 = 20 रिमाइंडर, सॉरी 5 5 = 25 रिमाइंडर 1। अब इस नंबर को 26 को ऑब्टेन करने के लिए कहूं तो आप क्या करोगे, 5 × 5 + 1, यानी आप डिविजर से किसे मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन को ऐड कर दोगे रिमाइंडर। यहां पे इस क्वेश्चन पे मेरे पास रिमाइंडर है, बट मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं नंबर फ्रेम कर सकता हूं। सो लेट द क्वेश्चन बी ए बी एक्स, कुछ भी ले सकते हो आप। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट द क्वेश्चन बी ए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजर 5 × क्वेश्चन प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर हो गया, ये है रिक्वायर्ड नंबर। अब कह रहा है वो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या मुझे नंबर मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता नंबर। अगर आप सोच रहे हो इस क्वेश्चन में हमें नंबर पता चल जाए और फिर हम इस क्वेश्चन को करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। इसे हमें वेरिएबल फॉर्म पे ही बनाना पड़ेगा, और यही लेवल है आपके पास आरएमसी का। अब इसे वेरिएबल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। नंबर किस फॉर्म में है, दो नंबर के एडिशन फॉर्म में, यानी आपके पास वेरिएबल भी है, एक कांस्टेंट भी है। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा, a + b का होल स्क्वायर। तो नंबर क्या आएगा, 5a + 3। अब इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे अप्लाई होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। क्लियर हुआ? तो a², 5a का होल स्क्वायर प्लस b², यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 5 × 3, 5a है × 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25a²
प्लस 9 प्लस 10 इंटू 3 दैट विल बी 30a। रीअरेंज कर लेता हूं वेरिएबल फॉर्म में, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री पे 25a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9। ये मेरे पास स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, नंबर मेरे पास है 5a प्लस 3। पूछा गया है इसे अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा। अब क्या आप इसे कर नहीं सकते बच्चों, हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर लो। 25a स्क्वायर अपॉन 5 दैट विल बी अ 5a स्क्वायर, 30a upon 5 that will be a 6a, 9 upon 5 5 ones are 5, remainder will be a 4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, यहां पे आपके पास आंसर आएगा that will be a 4। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। आंसर 4 है इसका, क्योंकि यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे हर एक टर्म 5 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 9 से, तो यही आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 9 अपॉन 5, 4 विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 raised to power 5 into 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर into 3 raised to power 5 equals to x, then find the value of x। यहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसे रफ कर लेते हैं और अब इस पोर्शन पे मूव करते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपके पास आया है बच्चों इंडिसेस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हम सारी की सारी फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, इनटू 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। प्राइम नंबर में चेंज करो, पूरे क्वेश्चन को प्राइम नंबर में चेंज करो। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन 2 और 3 पे कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 की पावर 5, तो यहां पे ये हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5। क्लियर हो गया, यहां पे पूछा इक्वल्स टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दो बच्चों, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम बेसिस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम बेसिस है। हमने एक लॉ पढ़ा है, ठीक है, डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ में क्या होता है, आप बेसिस जहां बड़े नंबर होता है वहां पे आप छोटे नंबर्स को मूव करते हो और साइन अपोजिट कर देते हो। जैसे 5 का यहां पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो अगर मैं इसे नीचे ले गया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, 1 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 5, लेकिन अगर मैं इसी 6 को ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 6। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमेशा कहां मूव करते हैं, बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं। लॉ क्या लगा रहा हूं मैं, लॉ लगा रहा हूं a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n, जहां पे बेसिस सेम होते हैं। अगर m की वैल्यू बड़ी है n से, आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों, आप 6 को ऊपर भी ले जा सकते हो, कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है, मैं कैसे इस क्वेश्चन को ट्रीट करूंगा, मैं देखूंगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा उधर मैं छोटे नंबर को ले जाऊंगा। इस केस में n बड़ा है तो आप लिखिए 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n माइनस m, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, तो इस केस में बेसिस दोनों के सेम है, तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 5 इनटू सेम लॉ यहां पे भी लगाएंगे। अगेन आप देखोगे यहां पे क्या आपके पास बेस कॉमन है, 3 3 है दोनों का, बड़ा नंबर 5 है तो 4 को मैं 5 के पास ले जाऊंगा। 1 अपॉन 3 5 माइनस 4, क्या वैल्यू मिलेगा बच्चों यहां पे, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 1, तो आंसर 1 अपॉन 2 इंटू 3 6। तो x का वैल्यू कितना हो गया, दैट विल बी 1/6। तो बच्चों ये थे आपके बाकी के क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट 3 आपके इंपॉर्टेंट था, खासकर 13 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको आरएमसी के पेपर में मिल सकता है। आप मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक टाइप है जो आपका आरएमसी में पूछा जाता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2/9 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/9 रेज़ टू पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 2/9 रेज़ टू पावर 2m-1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक लॉ का एप्लीकेशन लगाना है जो होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। आपको पता है अगर दो नंबर्स के बेसेस सेम रहते हैं तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है।
क्लियर हो बच्चों? अब बेस आपका बच्चों कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है, इरेशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे बेस क्या है, 2/9 है, ठीक है। तो देखो दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पे ये लॉ लगा सकता हूं 2/9 ब्रैकेट, m की वैल्यू यहाँ पे है 3, n की वैल्यू है 6, सो 3 प्लस माइनस 6, तो कितना वैल्यू मिलेगा ये हमें, 2/9, 3 माइनस 6 आपके पास हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 2/9 ब्रैकेट 2m-1। अगेन आपको पता है जब दोनों साइड आपके पास वैल्यूज इक्वल हैं, दोनों साइड आपके पास बेसिस इक्वल है, तो उनकी पावर भी हमेशा इक्वल होगी। व्हेन बेसिस आर इक्वल, पावर विल आल्सो बी इक्वल। जब बेस इक्वल है तो पावर भी आपकी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एक साइड पावर है -3, दूसरी साइड पावर है -m, तो यहां पे लिख सकते हैं हम -3 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ m-1, ठीक है बच्चों। आपको 1 को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 + 1 इक्वल्स 2m हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स 2m। m की वैल्यू आएगी 2/-2 एंड दैट विल बी अ, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा -1। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। -1 रख के देखो, 2 इंटू -1 दैट विल बी अ -2 -1, एंड आपका आंसर आएगा 2/9 की पावर -3, जो यहाँ पे मिल रहा था। क्लियर हो गया? तो m की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी आई बच्चों, यहाँ पे m की वैल्यू आई -1, तो पहले वाले का आंसर होगा m विल इक्वल्स टू -1। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इसे समझते हैं, 5/3 इंटू 5/3 होल रेज़ टू पावर -5, लेकिन यहां पे बेसिस अलग अलग है। एक में बेस है 5/3, दूसरे में बेस है 3/5। हमें पता है बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 5/3 और 3/5 पे, तो इसे आप एक वैल्यू ट्रीट मत करना। लेकिन क्या मैं इसे एक वैल्यू बना सकता हूं? क्या मैं इसे 5/3 या इसे 3/5 को 5/3 या 5/3 को 3/5 बना सकता हूं? तो हम कर सकते हैं बच्चों। अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, a रेज़ टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर। क्लियर हो गया? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a रेज़ टू पावर m इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर -m। तो यानी अगर आप यहां पे बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। करते हैं चलो, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं 5/3 की वैल्यू -5 है। अब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम बता रहा हूं तो रेसिप्रोकल करूंगा 1/3/5, तो जैसी रेसिप्रोकल क्या, पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x-4। तो यहां पे आपके पास 5/3 की पावर -5 इनटू, ठीक है, अगेन ये ऊपर चला जाएगा 5, 3 यहां पे आ जाएगा -। अब बेस आपके सेम हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी एक ही वैल्यू आ गई है। अब वही कंसेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 -5 प्लस -11 इक्वल्स टू 5/3 ब्रैकेट 8x-4। तो ये हो जाएगा -5 -11 -16 इक्वल्स टू 8x-4। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों साइड आपके बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होंगे पावर्स भी हमेशा इक्वल होती हैं। तो -6 इक्वल्स टू 8x-4, ट्रांसपोज करो 4 को लेफ्ट हैंड साइड, सो -16 + 4 इक्वल्स टू 8x, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा -12, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 8x। क्लियर हो गया? और यहां पे वैल्यू आएगी -12/8 इक्वल्स टू x, जो होगा -3/2। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू आपको मिल गई -3/2। एक बार फिर से चेक कर लो बच्चों, यहां पे पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये -5 था, -5 -11 आपके पास यहां पे -16 होगा, तो -16 इक्वल्स टू 8x-4। 64 को आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड,
तो +4 हो जाएगा, -16 + 4 -12 इक्वल्स टू 8x, और x की वैल्यू यहाँ पे -3/2। तो दूसरे वाले का आंसर -3/2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप चेक भी कर सकते हो, 3/2 रखो यहाँ पे x की जगह, तो -3/2, 2 4 जा 8, ठीक है, और यहाँ पे -6 आ जाएगा आपके पास, 2 4 जा -12 आ जाएगा, -12 -4 -16, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको -16 ही मिल रहा था, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूएट करना है आपको और एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म में, ठीक है, 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। तो यहां पे आप P/Q फॉर्म पहले से ही ले लो बच्चों सबका। तो आप P/Q फॉर्म कैसे बना सकते हो, सारे के सारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो दैट्स मीन ये कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, हमारा रेशनल नंबर्स का बनेगा। तो पहले वाले को रेशनल नंबर फॉर्म में चेंज करता हूं, P/Q, तो 3/10, डेसिमल के बाद एक डिजिट्स है तो 3/10, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है 3/100, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है 3/1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, दैट्स विल बी 27 अपॉन, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000, दैट विल बी 10 लाख, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई है 27। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है यहाँ पे। आई होप ये कंसेप्ट आपको भी क्लियर हो गया। अगर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये दोनों के दोनों को प्राइम्स है। क्लियर? तो ये होगा फाइनल पार्ट का यहाँ पे 17th वाले का आंसर। अब ये 18th वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन दिया गया है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। आपने कंसेप्ट सीखा है कि आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स को डालते हैं, लेकिन दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर डालने हैं, वो भी 3। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट को क्लियर रखना है, √3 एंड √5। तो या तो आपको √3 और √5 का वैल्यू पता हो बच्चों। ठीक है, तो √3 का वैल्यू क्या है, 1.732। मैं आपको बता देता हूं, और √3 का वैल्यू है 1.732। ये आपको लर्न करना है। क्लियर हो गया? 1.732। अब √5 का वैल्यू आपको पता है √4 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। क्लियर है? 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू जाएगा √5 का। अब आपको इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। आंसर है बच्चों इनफिनाइट। आंसर तो इनफिनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई 3 डालने। ठीक है, तो पहला लिख लो 732 के बाद 1.8, ये पहला हो गया। दूसरा लिख लो 1.82, तीसरा लिख लो 18.5, 1.96, 1.97, 1.99। ठीक है, 1 पॉइंट आपके पास आ सकता है ऐसी 78502। इनफिनाइट है बच्चों, आप कोई भी 3 डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको यहां पे √3 का वैल्यू नहीं पता है, √5 का वैल्यू नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? तब कौन सा मेथड आप यहां पे यूज करोगे? तो उस मेथड के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। ये मेथड भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अगर मैं डॉट 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 लगा दूं तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं और चलते जाएंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको लिखना है तो उसमें रेकरिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे एक नंबर ऐसे भी लिख सकता हूं 1.7723 का बार, ये भी रेशनल नंबर, ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये भी आपके पास रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, अब दोनों नंबर्स को सिंपल स्क्वायर्स कर लो। तो यहां पे √3 है और ये √5 है। क्लियर हो गया? तो यहां पे √3 का स्क्वायर 3 और यहां पे 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां पे आपको ऐसे रेशनल नंबर्स डालने हैं बीच में जिनकी पहली डिजिट 3 और 5 के बीच में है। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे पहला डिजिट 3 और 5 के बीच में आए, 3 से स्टार्टिंग होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता, वो तो नहीं डाल सकते, क्योंकि 9
आपके पास बड़ा नंबर हो जाएगा। और ढूंढिए बच्चों, तो आपको टेबल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो रूट 20 भी यहाँ पे नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, वो भी नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर 144, वो भी नहीं आएगा। 17 का स्क्वायर आ सकता है 2.89, नहीं 18 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनके बीच में आए। ठीक है, तो देखते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 324, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, 19 का स्क्वायर सॉरी आई एम सॉरी क्लास 361। ठीक है, सिमिलरली 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर्स तो जो मैंने लिखे हैं बच्चों, ये क्या है आपके पास तो बड़े नंबर्स है, तो इसे आप रेशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में दिखा दो, कैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स आपको मिल जाए। ठीक है, आपको पता है 18 का स्क्वायर 3.24, लेकिन 1.8 का स्क्वायर 3.24, तो 2 डिजिट से पहले यहां पे पॉइंट लगा लो। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट फॉर्म में ले आओ। तो आपको पता है 3.24 का वैल्यू 1.8, 3.6 का वैल्यू 1.9 और रूट 4 का वैल्यू 2, ये 3 नंबर हो जाएंगे। अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्म में आएगा, तो ये तीनों नंबर ही गिवन दे होंगे बच्चों आपको, 1.8, 1.9 और 2, क्योंकि आप ये तीनों नंबर ही निकाल सकते हो। इसके अलावा आप कोई तीनों नंबर इस मेथड से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर यूजुअल वे में पूछा जाए तो आप इन्फिनाइट लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है 1.8 और 1.9 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होने वाले हैं, तो आप लिख सकते हो 1.85, 1.88, 1.89। ठीक है, ये मेथड रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको 3 निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड ये रहेगा 1.8, 1.9 और 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, अगेन आपको यहां पे प्राइम फैक्टर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्राइम फैक्टर 625 अपॉन 14641, तो यहां पे देखना है वो कौन सा प्राइम नंबर है जो 625 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और वो कौन सा प्राइम नंबर है जो 14641 को डिवाइड कर सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था 625, आपके पास ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डिविजिबल रूल है यहाँ पे, 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से ही डिविजिबल होगा। लेकिन 14641 किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता। डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, सम ऑफ डिजिट्स क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं होगा। डिविजिबल रूल लगाओ, क्या आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ही चेक करना है, 5 से डिविजिबल है, नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस, अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। चेक करो, 1 + 6 7 + 1 8, 4 + 4 8, 8 - 8 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब इसे पावर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो आप क्या कीजिए 625 को यहां पे लिखिए, 5 125, 525, 5 5 से 25, 5 1 सा 5, तो ये हो गया 5 की पावर 4 माइनस यहाँ पर। सिमिलरली 14641 पहला प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होगा बच्चों वो है 11। ठीक है, तो यहां पे 14641 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर विल बी 3, 11 3 ज़ा 33, अगेन रिमाइंडर विल बी 3, 3 ज़ा 33, 1, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये भी क्या आ रहा है 11 की पावर 4, तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास -5/11 ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वैल्यू होल रेज़्ड टू पावर 4, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास 10 हो गया। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई 6 रेज़्ड टू पावर -1, तो अभी आपको एक लॉ सिखाया था a रेज़्ड टू पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़्ड टू पावर। क्लियर हो गया, तो यहां पे 6 रेज़्ड टू पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/6 इस लॉ के अकॉर्डिंग। सिमिलरली 3/2 का पावर -1। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपके पास, बेस देखो बच्चों 3/2 है लेकिन पावर नेगेटिव में है, तो इसे पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लाऊंगा, अगेन इसी लॉ से लाऊंगा। ये बेस को आप रेसिप्रोकल कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
होल रेस टू पावर -1 हो जाएगा। अगेन सेम लॉ लगाओगे, a रेस टू पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेस टू पावर m, लेकिन सबसे लास्ट में पहले सॉल्व कर लेते अंदर वाला पार्ट। सो 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3 का पावर 1, तो वो 2 अपॉन 3 ही आंसर आ जाएगा। इसे ऐड करो एलसीएम लेकर, -1 है बाहर, एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 1 जा 6 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 1 जा 1 1 और 2 2 जा 4, तो 5/6 फाइनल आंसर होगा। नेगेटिव पावर भी है। I'm sorry क्लास, तो 5/6 का पावर नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपको पता है बेस आपके पास 5/6 है, लेकिन पावर आपके पास नेगेटिव में है। तो जब पावर नेगेटिव में होता है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी यहाँ पे फाइनल आंसर आपके पास आएगा 6/5। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। इन सेट ऑफ क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था इंसर्टिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको और करवाऊंगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे जो होगा हमारे आरएमसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन। सो उससे पहले मुझे आपसे एक चीज क्लियर करवानी है बच्चों, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा सिंप्लीफिकेशन।